हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो कि अपने सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालती है। ये जो ग्लैंड होती हैं अपनी सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालती हैं बिना किसी डक्ट की हेल्प से। ये जो ग्लैंड होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। इनके जो हार्मोन होते हैं वो ब्लड के अंदर डाले जाते हैं बिना किसी डक्ट के हेल्प से, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये जो हार्मोन होते हैं वो अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंच के अपना जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसको कैरी आउट करवाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड की स्ट्रक्चर। एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के अपर पोल पे सिचुएटेड होती है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के अपर पोल पे सिचुएटेड होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर दो एड्रिनल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती हैं, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो किडनी से डिवाइडेड होती है एक सेप्टम की हेल्प से। ये जो सेप्टम होता है एक वीक सेप्टम होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू का सेप्टम है वो किडनी को एड्रिनल ग्लैंड से डिवाइड करने का काम करता है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका एक आउटर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ये जो कैप्सूल होता है वो फैट सेल्स का एडिपोज टिश्यू का बना होता है। ये कैप्सूल एड्रिनल ग्लैंड को किसी भी ट्रॉमा से प्रिवेंट करने का काम करते हैं। अब अपन देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। द बॉडी हैज़ टू एड्रिनल ग्लैंड ईच लोकेटेड ऑन द सुपीरियर पोल ऑफ ईच किडनी। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर दो एड्रिनल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती हैं ईच किडनी के ऊपर। किडनी के जो अपर पोल होता है उसके ऊपर सिचुएटेड होती है एड्रिनल ग्लैंड। इस वजह से एड्रिनल ग्लैंड का अदर नेम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। नेक्स्ट देखते हैं, ईच एड्रिनल ग्लैंड इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू रीजन और जोन्स। अब हर एक एड्रिनल ग्लैंड को उसके स्ट्रक्चरली बेसिस पे और फंक्शनली बेसिस के दो पार्ट के अंदर या फिर दो रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन अपन देखते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स और सेकंड वन होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कोर्टेक्स के अंदर आता है, दिस इज़ द आउटर और पेरिफेरल जोन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड विच मेकअप द बल्क ऑफ द ग्लैंड। जो एड्रिनल कोर्टेक्स होता है वो आउटर पोर्शन होता है एड्रिनल ग्लैंड का। ये जो रीजन होता है, ये जो पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है एड्रिनल ग्लैंड का, उसको बनाने का काम करता है एड्रिनल कोर्टेक्स। नेक्स्ट वन है एड्रिनल मेडुला। दिस इज़ द इनर जोन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल मेडुला जो होता है वो इनर जोन होता है। एड्रिनल मेडुला सेंट्रल पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड के। ये जो एड्रिनल मेडुला जो होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्रेजेंट बना हुआ होता है। एड्रिनल मेडुला जो होता है, एड्रिनल मेडुला के अंदर क्रोमोफिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्रोमोफिन सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए। ये जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है इनको अपन इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। जब भी बॉडी के अंदर कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है तो उस टाइम पे इन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का हार्मोन का प्रोडक्शन है वो करवाया जाता है, जिससे बॉडी उस सिचुएशन से कोप अप कर सके, उस सिचुएशन से फाइट कर सके। नेक्स्ट अपन देखते हैं सबसे पहले एड्रिनल कोर्टेक्स के बारे में। The adrenal cortex is divided into 3 zones. Each zone has a different cellular arrangement and secrete different group of steroid hormone. जो एड्रेनल कोर्टेक्स जो होता है उसको भी 3 जोन के अंदर, 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, और ये जो तीनों जोन होते हैं उनकी जो सेलुलर अरेंजमेंट है वो अलग अलग होती है। उसी के बेसिस पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो करते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स से जो हार्मोन है वो सिंथेसिस और सीक्रेट किए जाते हैं, उन हार्मोन को अपन स्टीरॉयड हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर द लेयर और जोन ऑफ द एड्रिनल कोर्टेक्स, फॉर्मूला फॉर रिमेंबरिंग लेयर्स GFR। इसका मतलब ये है कि जो एड्रिनल कोर्टेक्स के जो एड्रिनल कोर्टेक्स के जो पार्ट होते हैं, जो जोन होते हैं, उनको लर्न करने का, उनको याद रखने का एक सिंपल फार्मूला होता है जिसको अपन बोल सकते हैं GFR। GFR इसकी फुल फॉर्म होती है, G का मतलब होता है ग्लोमेरुलोसा, F का मतलब होता है फेसिकुलेटा, R का मतलब होता है रेटिकुलस। तो अपन अब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी अपन एड्रिनल कोर्टेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एक चीज़ बताती हूँ कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो ह्यूमन के अंदर 5 से 7 ग्राम की होती है, और जो एड्रिनल ग्लैंड
जो राइट एड्रेनल ग्लैंड होती है वो राइट किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है, लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड है वो लेफ्ट किडनी के अपर पोल पे सिचुएटेड होती है। दोनों एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ये डिफरेंस होता है कि जो राइट एड्रेनल ग्लैंड होती है वो पिरामिडल शेप की होती है और जो लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो क्रिसेंट शेप की या फिर हाफ ल्यूनार शेप की होती है। हाफ ल्यूनार का मतलब होता है जो आधा चांद होता है उसकी शेप की होती है लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड। तो फर्स्ट देखते हैं अपन, फर्स्ट जोन देखते हैं किसका, एड्रेनल कोर्टेक्स के फर्स्ट जोन के बारे में देखते हैं अपन। दिस इज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द एड्रेनल कोर्टेक्स विच सीक्रेट मिनरलोकोर्टिकोइड्स। जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है वो आउटर जोन होता है, आउटर पोर्शन जो होता है एड्रेनल कोर्टेक्स का वो होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जो रीजन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए। अब मिनरलोकोर्टिकोइड के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। उस हार्मोन के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कि वो किस लिए इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब अपन देखते हैं एड्रेनल कोर्टेक्स का जो सेकंड जोन होता है उसके बारे में, जोना फेसिकुलेटा। दिस इज़ द मिडल जोन ऑफ द एड्रेनल कोर्टेक्स विच सीक्रेट ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड एड्रेनल एंड्रोजन्स। जोना फेसिकुलेटा जो कि मिडल जोन होता है, मिडल पोर्शन होता है, मिडल पार्ट होता है किसका, एड्रेनल कोर्टेक्स का। ये जो पोर्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड और एड्रेनल एंड्रोजन हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए। थर्ड वन अपन देखते हैं जोना रेटिकुलरिस। दिस इज़ द इनर मोस्ट जोन ऑफ द एड्रेनल कोर्टेक्स विच सीक्रेट ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड एड्रेनल एंड्रोजन बट इन ए स्मॉल क्वांटिटीज़। ये जो होता है लास्ट पोर्शन होता है, इनर पोर्शन होता है किसका, एड्रेनल कोर्टेक्स का, और ये जो पोर्शन है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ग्लूकोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए। बट ये जो होता है, ये पोर्शन जो होता है वो इन दोनों हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन तो करवाता है बट लेस क्वांटिटी के अंदर करवाता है। अब अपन देखते हैं कि एड्रेनल कोर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन हैं उनका सिंथेसिस और सीक्रेट होता है। द एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन एंड देयर फंक्शन इन देयर बॉडी आर क्लासिफाइड इनटू मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, थर्ड वन इज एड्रेनल एंड्रोजन्स। अब ये देख सकते हैं अपन जोन, जो एड्रेनल कोर्टेक्स है उसको तीन पार्ट के अंदर, तीन रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो जोन देख सकते हो आप, आउटर पोर्शन होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल पोर्शन होता है जोना फेसिकुलेटा, इनर पोर्शन जो होता है उसको अपन बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। अब ये जो तीनों जोन को ईजिली लर्न करने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसको अपन GFR के नाम से याद कर सकते हैं। अब अपन सबसे पहले देखते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड्स के बारे में। These hormones help to control the water and electrolyte homeostasis, particularly the concentration of sodium and potassium ions. Mineralocorticoid include the following hormone. मिनरलोकोर्टिकोइड जो होता है वो सीक्रेट और सिंथेसाइज किया जाता है कहाँ से, जोना ग्लोमेरुलोसा से। एड्रेनल कोर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो करवाया जाता है हमारी। अब अपन देखते हैं कि मिनरलोकोर्टिकोइड का हमारी बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए, BP के रेगुलेशन के लिए मेन रोल होता है मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन के लिए। ये जो हार्मोन होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन रखने का काम करते हैं। इसके अंदर फॉलोइंग हार्मोन्स होते हैं, एल्डोस्टेरोन, डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिकोस्टेरोन, नेक्स्ट वन इज़ 9 अल्फा फ्लूरोकोर्टिसोल, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन। ये सब हार्मोन्स होते हैं जो कि मिनरलोकोर्टिकोइड्स के अंदर आते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसके बारे में अपन सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं और मेन हार्मोन है वो वही होता है, वो होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो कि एक मिनरलोकोर्टिकोइड टाइप का हार्मोन होता है जो कि अपनी एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कोर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट से सिंथेसाइज और रिलीज़ कराया जाता है। ये जो हार्मोन होता है BP रेगुलेशन में इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी कोई भी जब ऐसी सिचुएशन आती है जिसके अंदर हाइपोटेंशन हो रहा है, हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से डिक्रीज़ हो गया है। हाइपोटेंशन क्यों होता है, हाइपोवोलेमिया की वजह से। हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है ब्लड वॉल्यूम का डिक्रीज़ होना। अब जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना।
तो अब हाइपोवोलेमिया हो रहा है तो उस टाइम पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसका सिंथेसिस और सीक्रेशन करवाया जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा से। अब ये जो एल्डोस्टेरोन होता है उसका मेन रोल होता है कि ये किडनी के ट्यूब्यूल्स पे जाके एक्ट करता है और वहाँ पे सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, जिससे ब्लड वॉल्यूम है वो रेगुलेट हो जाता है। तो अब अपन इसका जो मेन फंक्शन होता है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। अब नेक्स्ट अपना मिनरलोकोर्टिकोइड हो गया, उसके बाद अपन आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। द ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स कंसर्न्ड विद नॉर्मल ऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म एंड रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इंक्लूड द फॉलोइंग हॉर्मोन्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अराइज होती है तो उस टाइम पे ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि ये हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज होती है वो नेसेसरी होती है, इम्पोर्टेंट होती है किसके लिए, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। तो जब कोई भी ऐसी जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया की सिचुएशन आ गई। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो गया। जो हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है एक बहुत ही क्या होती है, बहुत ही स्ट्रेसफुल और बहुत ही इमरजेंट कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देता है। क्यों, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से क्या होगा कि जो सेल के पास जो ग्लूकोज की जो रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉपरली वहाँ पे ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं हो पा रहा। उसकी वजह से क्या होगा कि एटीपी एनर्जी है वो एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर एनर्जी नहीं होगी तो उसकी वजह से जो सेलुलर फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर देता है, अब जिससे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसका ट्रांसपोर्ट हो सके टिश्यू लेवल तक। नेक्स्ट अपन अभी इसके अंदर देखते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकोइड के अंदर कौन कौन से हार्मोन हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। इसमें फर्स्ट वन है कोर्टिसोल, सेकंड वन इज़ कोर्टिकोस्टेरॉन, थर्ड वन इज़ कोर्टिसोन, फोर्थ वन इज़ प्रेडनिसोन, लास्ट वन इज़ मिथाइल प्रेडनिसोन। अब अपन देखते हैं जो थर्ड हार्मोन होता है अपना एड्रेनल एंड्रोजन। दीज आर स्टीरॉयड विच एग्जिबिट एक्शन सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन। जो एंड्रोजन हार्मोन होता है उसका जो एक्शन है वो सिमिलर होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है, तो एंड्रोजन का जो फंक्शन है वो सिमिलर होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। अब अपन ये देखते हैं कि इसका बायोसिंथेसिस है वो किस प्रकार होता है एड्रेनल एंड्रोजन का। सबसे पहले एसीटेट है वो कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में, उसके बाद प्रेग्निसोलोन, फिर प्रेग्निसोलोन से प्रोजेस्टेरोन, फिर एल्डोस्टेरोन, उसके बाद जो 17-OH प्रेग्निसोलोन है उससे बनते हैं कोर्टिसोल और एंड्रोजन हार्मोन। अब अपन फर्स्टली अपन देखते हैं एल्डोस्टेरोन के बारे में। एल्डोस्टेरोन क्या है, जो कि एक मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन है, जिसमें एल्डोस्टेरोन का अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस इज ए हार्मोन ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स सीक्रेटेड बाय द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड द जोना ग्लोमेरुलोसा। इसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा कि एल्डोस्टेरोन क्या होता है, एक मिनरलोकोर्टिकोइड टाइप का हार्मोन होता है। ये मेन हार्मोन होता है जो कि मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है। ये जो हार्मोन होता है वो एड्रेनल कोर्टेक्स का जो आउटर पोर्शन होता है जोना ग्लोमेरुलोसा उस पार्ट से सिंथेसाइज और रिलीज़ करवाया जाता है। इसका जो डेली सीक्रेशन है वो होता है 150 म्यूजी पर डे। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल होता है इसका 9 Ng पर 100 ml। इसका हाफ लाइफ होता है, द हाफ लाइफ ऑफ एल्डोस्टेरोन इज शॉर्ट अबाउट 20 मिनट। इसका जो हाफ लाइफ होता है 20 मिनट के अबाउट होता है। अब अपन देखते हैं इसका ट्रांसपोर्ट। Most of the secreted aldosterone is bound to albumin with a lesser amount bound to corticosteroid binding globulin. The transport is as follows: 60% बाउंड विद प्लाज्मा प्रोटीन, 40% ट्रांसपोर्टेड इन फ्री फॉर्म। इसका मतलब ये है कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो 60% तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होके अपने टारगेट ऑर्गन पे जाता है और 40% जो होता है वो फ्री फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है और अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करता है। टारगेट ऑर्गन के ऊपर भी जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पे जाके एक्ट करता है। अब
पता है। अब जो रिसेप्टर्स भी जो होते हैं वो भी सेल के डिफरेंट पार्ट पे सिचुएटेड होते हैं। कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होते हैं, कुछ रिसेप्टर जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म पे सिचुएटेड होते हैं, और कुछ रिसेप्टर जो होते हैं वो न्यूक्लियस पे सिचुएटेड होते हैं। और ये जो रिसेप्टर होते हैं वो भी स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। जो हॉर्मोन्स होते हैं वो अपनी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके ही एक्ट करते हैं, उनसे बाइंड करते हैं, और जो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसको कैरी आउट करवाते हैं। अब अपन देखते हैं इसका मेटाबॉलिज्म। मोस्ट एल्डोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इन द लीवर टू ए टेट्राहाइड्रोग्लूकोरोनाइड डेरिवेटिव, बट सम इज चेंज्ड इन द लीवर एंड किडनीज टू एन 18 ग्लूकोरोनाइड। इसका मतलब ये है कि जो एल्डोस्टेरोन का जो मोस्ट पार्ट होता है वो लीवर के अंदर कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोग्लूकोरोनाइड डेरिवेटिव के फॉर्म में, बल्कि जो इसका कुछ पार्ट होता है वो लीवर के अंदर और किडनी के अंदर दोनों के अंदर चेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ 18 ग्लूकोरोनाइड। Next is the glucuronide, which is unlike the breakdown product of other steroid. It is converted to free aldosterone by hydrolysis at a pH of 1 and is therefore referred to as the acid labile conjugate. इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकुरोनाइड होता है वो अदर स्टीरॉयड का ब्रेकिंग प्रोडक्ट होता है। ये जो प्रोडक्ट होता है वो फ्री एल्डोस्टेरोन की फॉर्म में इसका ब्रेकडाउन करवाया जाता है एट द pH ऑफ 1, जिसको अपन एसिड लेबाइल कॉन्जुगेट बोलते हैं। अब अपन इसका मेटाबॉलिज्म देखते हैं। लेस देन 1% ऑफ द सीक्रेटेड एल्डोस्टेरोन अपीयर इन द यूरिन इन फ्री फॉर्म, 5% इज इन द फॉर्म ऑफ एसिड लेबाइल कॉन्जुगेट एंड अप टू 40% इज इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहाइड्रोग्लूकुरोनाइड। इसका मतलब ये है कि जो 1% से जो लेस देन होता है वो एल्डोस्टेरोन है वो यूरिन के अंदर फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। 5% जो इसका पार्ट होता है वो एसिड लेबाइल कॉन्जुगेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड जो 40% पार्ट होता है वो टेट्राहाइड्रोग्लूकुरोनाइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अपन ये देखते हैं रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन। फैक्टर इंक्रीजिंग द एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन, ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो सीक्रेशन और सिंथेसिस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज्ड पोटेशियम आयन। जब ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस टाइम पे भी जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेशियम आयन और सोडियम आयन के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने में। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन दोनों के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने में। एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो किडनी ट्यूब्यूल्स पे जाके एक्ट करता है और किडनी ट्यूब्यूल्स से जो सोडियम होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड के अंदर और पोटेशियम आयन को एक्सक्रीट आउट करवाता है यूरिन के थ्रू। तो जब भी बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस केस के अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो एक्ट करेगा किडनी ट्यूब्यूल्स से, और किडनी ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करके पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन करवाएगा यूरिन के थ्रू बॉडी से। नेक्स्ट वन इज़ डिक्रीज सोडियम आयन। सेम थिंग कि अगर बॉडी के अंदर अगर ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो उस केस के अंदर सिमिलरली वर्क करता है कि किडनी ट्यूब्यूल्स पे जाके एक्ट करता है और किडनी ट्यूब्यूल्स से जो सोडियम आयंस हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड के अंदर। सेकेंड वन इज़ अनडिफाइंड पिट्यूटरी फैक्टर्स। फोर्थ वन इज ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ये जो हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के कोर्टिकोट्रोफ सेल से रिलीज़ होता है। ये जो हार्मोन होता है उसका सिंथेसिस और सीक्रेशन करवाया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के कोर्टिकोट्रोफ सेल से। ये जो ACTH हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस की रिस्पॉन्स में इसका सिंथेसिस और सीक्रेशन होता है। अब ये जो हार्मोन, क्योंकि अगर इस हार्मोन का लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसका सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ACTH है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन की सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए। तो इन केस ऑफ अगर ACTH हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑटोमेटिकली एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।
नेक्स्ट वन इज़ हाइपोवोलेमिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइपोवोलेमिया मतलब कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो उस केस के अंदर सिमिलरली एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो सिंथेसिस और सीक्रेशन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। अब जो एल्डोस्टेरोन क्योंकि किडनी के ट्यूब्यूल्स के ऊपर जाके एक्ट करता है और किडनी के ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड के अंदर। जब किडनी ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा ब्लड में, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हाइपोवोलेमिया हो रहा था वो ट्रीट हो जाएगा। हाइपोवोलेमिया जो ब्लड वॉल्यूम है वो रेगुलेट हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है डिक्रीज बीपी। ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो उस केस में अपन टर्म यूज़ करते हैं हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन के अंदर भी सिमिलरली वर्क होता है एल्डोस्टेरोन का, कि किडनी ट्यूब्यूल्स पे जाके एक्ट करता है, वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड के अंदर, जिससे जो बीपी है वो रेगुलेट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन। अगर रेनिन एंजियोटेंसिन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो उस केस के अंदर भी एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसका सिंथेसिस और सीक्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक पूरा सिस्टम होता है जिसको अपन बोलते हैं रास सिस्टम। रास सिस्टम का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये एक पूरा सिस्टम है, वो एक्ट करता है। ये जो सिस्टम होता है वो बीपी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसलिए अगर रेनिन हार्मोन जो कि किडनी का हार्मोन होता है, किडनी से सिंथेसाइज और रिलीज़ किया जाता है रेनिन हार्मोन, अगर इस हार्मोन का सीक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस। जब बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अराइज होती है तो उस कंडीशन के अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी ब्लड के लिए डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर जो हमारे बॉडी सेल्स हैं उनका जो वर्क होता है, उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो अब ज़्यादा वर्क करने के लिए ज़्यादा ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो किडनी ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करके सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी, जिससे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा बॉडी सेल्स के पास। इसलिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एड्रेनल एडिनोमा। एड्रेनल एडिनोमा का मतलब है अगर एड्रेनल ग्लैंड के अंदर कोई भी कैंसर, एड्रेनल ग्लैंड की अगर कैंसर हो जाती है, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर अगर ट्यूमर है वो अराइज हो जाती है, तो एड्रेनल ट्यूमर की सिचुएशन के अंदर जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इडियोपैथिक एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। इडियोपैथिक का मतलब है कि जिसका कोज अपने को पता नहीं है, ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एड्रेनल हाइपरप्लेजिया हो रहा है। हाइपरप्लेजिया के अंदर जो होता है, जो सेल्स के नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर सेल्स के नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल नंबर इंक्रीज़ होंगे तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उनका सिंथेसिस और सीक्रेशन करेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर भी एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब अपन देखते हैं एल्डोस्टेरोन एस्केप क्या होता है। When excess aldosterone is administered, it cause excess sodium and water absorption, increasing ECF volume, in turn increasing blood volume। इसका मतलब एल्डोस्टेरोन एस्केप का मतलब ये है कि अगर कोई सिचुएशन के अंदर अगर अपन एल्डोस्टेरोन का जो अमाउंट है वो नॉर्मल से ज़्यादा एडमिनिस्टर कर देते हैं तो उसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होगी उसको अपन बोलेंगे एल्डोस्टेरोन एस्केप। अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल है, एल्डोस्टेरोन का अमाउंट अगर ज़्यादा एडमिनिस्टर कर दिया जाएगा तो उसकी वजह से जो उसकी फंक्शनिंग है वो बढ़ जाएगी। तो मेन फंक्शन क्या होता है एल्डोस्टेरोन का, कि जो एल्डोस्टेरोन होता है सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ECF वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम कोजेज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर।
इसका मतलब ये है कि अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम किस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे सोडियम और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ रहा है। इससे हाइपर वॉल्यूमिया की सिचुएशन है वो अराइज हो जाएगी। अगर हाइपर वॉल्यूमिया होगा तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट इसलिए इंक्रीज़ होगा क्योंकि अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से हार्ट की जो एक्शन होगी वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर डायूरेसिस एंड प्रेशर नाइट्रियूरेसिस कॉज सेकेंडरी लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन एस्केप। इस पूरी प्रोसेस को अपन एल्डोस्टेरोन एस्केप बोलते हैं। अब अपन देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन। फर्स्ट देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन रीनल ट्यूबल्स। The main action of aldosterone is to maintain balance of the electrolyte content of the body fluid. The site of action are the ascending limb, loop of Henle and distal and collecting tubules. सेम थिंग है जो मैंने आपको पहले बताई कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो मेन साइट होता है जहाँ पे जाके ये अपना एक्शन है वो कैरी आउट करवाता है वो होती है रीनल ट्यूबल्स। उसके अंदर ये असेंडिंग लिम्ब पे, लूप ऑफ हैनले पे, डिस्टल और कलेक्टिंग ट्यूबल्स पे जाके एक्ट करता है और वहाँ से सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड के अंदर। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एल्डोस्टेरोन कोजेज इंक्रीज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन एक्सचेंज फॉर पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस। द लैक ऑफ एल्डोस्टेरोन कोजेज एन एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम इन द यूरिन। इसका मतलब सेम यही है कि जो इसका मेन फंक्शन मैंने जो आपको बार बार बता रही हूँ, एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम और वाटर का, और पोटेशियम आयंस को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू। अगर दूसरी लाइन के अंदर इसके अंदर ये बताया गया है, अगर एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा कोई भी सिचुएशन की वजह से, तो उस टाइम पे सोडियम का लॉस होगा। क्यों सोडियम का लॉस होगा? यूरिन के थ्रू। क्यों? क्योंकि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा ब्लड के अंदर, उसकी वजह से यूरिन के अंदर अपने को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडियम है वो देखने को मिलेगा। एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेज पोटेशियम सीक्रेशन इनटू द डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनीज। इसका मतलब ये है कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो डिस्टल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से सोडियम के जो एक्सक्रीशन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। दिस मे बी ड्यू टू आयनिक एक्सचेंज विद सोडियम रीएब्जॉर्प्शन। एक्सेस एल्डोस्टेरोन कोज हाइपोकैलेमिया एंड मसल पैरालिसिस। इसका मतलब ये है कि मैंने वही सेम चीज़ में जो आपको बार बार बता रही हूँ कि आप सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो एल्डोस्टेरोन का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि किडनी ट्यूबल्स पे जाके एक्ट करता है, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम आयंस को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इन केस ऑफ अगर कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया ब्लड में, तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया है वो अराइज हो जाएगा। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड के अंदर। पोटेशियम का हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है डिक्रीज पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। अगर पोटेशियम का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड के अंदर। क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम आयन को हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा, जिससे ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। तो पोटेशियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पोटेशियम जो होता है हमारी सेल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उस वजह से अगर हाइपोकैलेमिया है वो अराइज हो गया तो उसकी वजह से मसल पैरालिसिस है वो अराइज हो जाएगा। मसल पैरालिसिस क्यों अराइज हो जाएगा? क्योंकि जो मस्कुलर सेल्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि जो पोटेशियम का लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से मसल पैरालिसिस है वो अराइज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन, एल्डोस्टेरोन कोजेज वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय सोडियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज ECF वॉल्यूम। एल्डोस्टेरोन जो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ कर देता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि जनरल इफेक्ट। सबसे पहले सर्कुलेशन के ऊपर, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। क्या करेगा? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देगा और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा।
नेक्स्ट देखते हैं ब्लड प्रेशर पे इस पे क्या इफेक्ट होता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम एंड वीनस रिटर्न। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो ब्लड वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है ब्लड के अंदर, जिससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो मतलब है कि जो हार्ट है उसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या पहुंच रहा है, ब्लड पहुंच रहा है, जिससे कार्डियक आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड पे क्या इफेक्ट होता है। एल्डोस्टेरोन कोजेज इंक्रीज सोडियम एंड क्लोरीन रीएब्जॉर्प्शन एंड एट द सेम टाइम इट इंक्रीज पोटेशियम सीक्रेशन या एक्सक्रीशन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है सोडियम और क्लोरीन आयन जो होते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और सेम टाइम पे पोटेशियम आयन का सीक्रेशन एक्सक्रीशन करवाता है। जीआईटी पे क्या इफेक्ट करता है। कोजेज इंक्रीज सोडियम आयन एंड क्लोरीन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी। सेम कि जो सोडियम और क्लोरीन आयन है उनका एब्जॉर्प्शन है उनको इंक्रीज कर देता है इंटेस्टाइन से और सेम टाइम पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाता है जीआईटी से। अब अपन जो अपना नेक्स्ट हार्मोन है कोर्टिसोल, उसके बारे में पढ़ते हैं। Cortisol is also known as hydrocortisone. This hormone is most abundant and essential for life. It is responsible for 90% of glucocorticoid activity. मैंने आपको पहले ही बताया था कोर्टिजोल हार्मोन जो कि मेनली कहाँ से सिंथेसिस और सीक्रेट करवाया जाता है। ये जो होता है मेनली कौन से, रेटिकुलरिस पार्ट जो होता है फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस जो जोन होते हैं उनसे इसका सिंथेसिस और सीक्रेशन करवाया जाता है। ये जो हार्मोन होता है इसेंशियल हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसेंशियल इस वजह से होता है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो हाइपोग्लाइसीमिया होती है एक बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पे ये इसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो कोर्टिसोल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका साइट ऑफ फॉर्मेशन। कोर्टिसोल इज सीक्रेटेड बाय द जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस लेयर्स ऑफ द एड्रेनल कोर्टेक्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। सेम थिंग, जो कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो जोना फेसिकुलेटा से और जोना रेटिकुलरिस लेयर जो होती है एड्रेनल कोर्टेक्स उसके सिंथेसाइज और सीक्रेट करवाए जाते हैं। अब अपन इसका देखते हैं बायोसिंथेसिस। दिस हार्मोन इज ए 21 कार्बन एटम स्टीरॉयड विच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम कोलेस्ट्रॉल। जो इसका जो सिंथेसिस होता है ये 21 कार्बन एटम का बना हुआ होता है जिसमें ये एसिटाइल कोएंजाइम कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे इसका सिंथेसिस होता है। डेली सीक्रेशन रेट होती है इसकी 15 mg पर डे। हाफ लाइफ होती है इसकी 90 to 100 मिनट। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल इज़ 94% बाउंड विद कोर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन, 6% इन फ्री फॉर्म से। इसके अंदर जो इसका जो 94% जो पार्ट होता है वो एक प्रोटीन होती है कोर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन, उसके साथ बाउंड होकर अपने टारगेट ऑर्गन पे जाता है और 6% के अंदर ये फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर फ्रीली अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंचता है। अब अपन देखते हैं रेगुलेशन ऑफ द कोर्टिसोल। The secretion of glucocorticoid is regulated by hormone of anterior pituitary gland called adrenocorticotropic hormone ACTH. The control of glucocorticoid secretion is under a typical negative feedback mechanism. The two principal stimuli are stress and low blood level of glucocorticoid. अब अपन इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है उसका जो सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो कैसे रेगुलेट करवाया जाता है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन मतलब कि जो कोर्टिसोल हार्मोन जो कि जोना रेटिकुलरिस और जोना फेसिकुलेटा से सिंथेसाइज और सीक्रेट करवाया जाता है, ये जो इस हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है उस एंटीरियर पार्ट के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं कोर्टिकोट्रोफ सेल्स। उन कोर्टिकोट्रोफ सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं ACTH हार्मोन। ये हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कोर्टिसोल हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए। अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है एक मैकेनिज्म की तरह काम करती है। सबसे पहले देखते हैं,
सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से देखते हैं कि इस हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो किस फॉर्म के अंदर, किस वे के अंदर होता है। तो सबसे पहले जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं कोर्टिकोट्रोफ सेल्स। इन कोर्टिकोट्रोफ सेल से ACTH हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन होता है। अब ये जो सेल्स होते हैं वो इस हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन कब करते हैं, जब बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस टाइम पे जो अपना हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देता है, किसके लिए, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि हाइपोथैलेमस से 2 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन को अपन स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ये वो हार्मोन होते हैं जो कि दूसरे हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं, और इनहिबिटरी हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि दूसरे हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको रिलीज़ करता है। ये जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, ये जो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कोर्टिकोट्रोफ सेल्स पे जाके एक्ट करता है और कोर्टिकोट्रोफ सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है, किसके लिए, ACTH हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन हो जाता है, उसके बाद ये जो ACTH हार्मोन होता है वो एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करता है, और एड्रेनल ग्लैंड के अंदर भी जो एड्रेनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स पार्ट होता है उस पर जाके एक्ट करता है, और जो हार्मोन होता है कोर्टिसोल उसके सिंथेसिस और सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म पूरा चलता है जिससे कोर्टिसोल हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो करवाया जाता है। द कंट्रोल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड सीक्रेशन इज़ अंडर ए टिपिकल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि मैंने आपको बता दिया। द 2 प्रिंसिपल स्टिमुलाई आर स्ट्रेस एंड लो ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड। 2 चीज़ें और हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, कोर्टिजोल हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के, जो कि स्ट्रेस, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अराइज होगी तो उस टाइम पे कोर्टिसोल का जो सिंथेसिस और सीक्रेशन होगा। क्यों, क्योंकि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर क्या होती है कि ब्लड डिमांड है, ग्लूकोज की डिमांड है वो बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो ब्लड के बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर। अगर फंक्शनिंग इंक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से ब्लड डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो जब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अराइज होती है या फिर जब कोई भी ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो उस टाइम पे कोर्टिसोल हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, बोथ कंडीशन स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू सीक्रेट रेगुलेटिंग हार्मोन कॉल्ड कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस सीक्रेशन इनिशिएट द रिलीज ऑफ ACTH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ACTH इज कैरिड थ्रू द ब्लड टू द एड्रेनल कोर्टेक्स वेयर इट स्टिमुलेट द ग्लूकोकोर्टिकॉइड सीक्रेशन। सेम चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई कि वहीं जब कोई भी या तो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन अराइज होगी तो उस टाइम पे अपना जो ब्रेन है वो स्टिमुलस देगा हाइपोथैलेमस को, जिससे हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन है वो सीक्रेट करेगा, वो जाके एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन होगा। अब ये जो ACTH हार्मोन है वो जाके एक्ट करेगा एड्रेनल ग्लैंड पे, और एड्रेनल ग्लैंड से जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन है उसका सीक्रेशन है वो अराइज हो जाएगा। ये पूरा एक फीडबैक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसका सिंथेसिस और सीक्रेशन है वो होता है। अब अपन देखते हैं कोर्टिसोल का इफेक्ट, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। Cortisol stimulate gluconeogenesis in the liver by mobilizing amino acid from extrahepatic tissue and by increasing the enzyme of gluconeogenesis। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे कोर्टिसोल का क्या इफेक्ट होता है वो अपन देखते हैं। जो कोर्टिसोल जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज फॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मेनली जो स्टारवेशन की सिचुएशन होती है उस टाइम पे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन उस टाइम पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो ग्लूकोज के लेवल को
को मेंटेन करने के लिए, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए जो कोर्टिसोल जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ it decrease the utilization of glucose by cells by decreasing oxidation of NADH2 which is needed for glycolysis and by decreasing glucose transport into the cells। इसका मतलब ये है कि जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो सेल से ग्लूकोज का अपटेक को डिक्रीज़ कर देता है, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। सेम थिंग अगर सेल्स हैं वो सेल्स अगर यूटिलाइज़ नहीं करेंगे ग्लूकोज का, तो उससे जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होगा और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडेनल डायबिटीज़। इसका मतलब ये है कि जो कोर्टिजोल जो होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर देता है दो तरीके से। कैसे? एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस से, जिसके अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाया जाता है। दूसरा, ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन होती है उसको डिक्रीज़ करके। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट करता है। द प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल ऑन द मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ द बॉडी इज रिडक्शन ऑफ प्रोटीन स्टोर इन ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द लीवर। इसके अंदर ये क्या करता है कि जो प्रोटीन स्टोर को डिक्रीज़ कर देता है, छोड़ के लीवर सेल्स को छोड़ के बाकी के जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनसे प्रोटीन का जो स्टोर होता है उनको डिक्रीज़ कर देता है। दिस इज़ कॉज्ड बाई बोथ डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन इन द सेल्स। ये प्रोसेस कैसे होती है कि दोनों तरीके से, एक तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उसको डिक्रीज़ कर देता है। दूसरा, जो सेल्स के अंदर प्रोटीन का जो स्टोर होता है उनको कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस से उनका ब्रेकडाउन करवा देता है, जिससे प्रोटीन है उसकी लेवल को रिडक्ट कर देता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इट इनहिबिट एमिनो एसिड एंट्री इनटू ऑल सेल्स एक्सेप्ट द लीवर। ये जो अमीनो एसिड की जो एंट्री होती है उसको इनहिबिट कर देता है सेल के अंदर, छोड़ के लीवर सेल से, क्योंकि अगर अमीनो एसिड की एंट्री नहीं होगी सेल के अंदर तो उसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ इट इंक्रीज अमीनो एसिड कंसनट्रेशन इन ब्लड। ये दूसरा, ब्लड के अंदर अमीनो एसिड की जो कंसनट्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। अगर ब्लड के अंदर अमीनो एसिड की कंसनट्रेशन कैसे इंक्रीज हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल के पास अमीनो एसिड की एंट्री नहीं होगी तो उसकी वजह से जो अमीनो एसिड का जो अमाउंट है, जो कंसनट्रेशन है वो ब्लड के अंदर ऑटोमेटिकली है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ इट इंक्रीज यूरिया लेवल इन द ब्लड। ये ब्लड के अंदर यूरिया के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। अब अपन देखते हैं फैट मेटाबॉलिज्म पे कैसे इफेक्ट करता है। फर्स्ट वन इज़ इट मोबिलाइज फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। जो होता है कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड्स को मोबिलाइज करवाता है, उनकी मूवमेंट करवाता है, जिससे क्या हो सके, ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो हो सके। ग्लूकोज का जो नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म जो फैटी एसिड है उनसे ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाया जा सके, उस वजह से एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड को की मूवमेंट करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन इट इंक्रीजेज फ्री फैटी एसिड कंसनट्रेशन इन द ब्लड। ये जो होता है ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड की जो कंसनट्रेशन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि जिससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करवाया जा सके और जो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर उसको रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ इट इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्री फैटी एसिड फॉर एनर्जी। इसका मतलब ये है कि ये जो फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस मैंने आपको पहले बताया, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कौन सी होगी? प्रोटीन और फैट की हेल्प से ग्लूकोज का प्रोडक्शन करवाया जाता है। अब जो फैट के अंदर जो एडिपोज टिश्यू जिसके अंदर फैट है वो डिपॉजिट होता है, फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन एडिपोज टिश्यू से जो फैटी एसिड्स हैं उनकी मूवमेंट करवाई जाती है ब्लड के अंदर, जिससे ब्लड के अंदर उनकी फैटी एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है और उन फैटी एसिड को यूटिलाइज़ किया जाता है किसके लिए? ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए, जिससे एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके, क्योंकि एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इट कोजेज कीटोसिस ड्यू टू इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ फ्री फैटी एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। इसकी वजह से क्या होता है कि कीटोसिस है वो अराइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फ्री फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट करता है, इसकी वजह से कीटोसिस है वो अराइज हो जाता है बॉडी के अंदर।
अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट वन इज इट प्रमोट सोडियम एंड क्लोरीन रिटेंशन फ्रॉम द रीनल ट्यूबल्स। ये सेम वही क्या करवाता है, सोडियम और क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ब्लड में। नेक्स्ट इट इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन बाय द किडनी। ये जो होता है पोटेशियम आयन होता है उसका एक्सक्रीशन करवाता है बॉडी से यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट वाटर मेटाबॉलिज्म पे देखते हैं अपन इसका इफेक्ट। इट कोजेज डायूरेसिस बाय सप्रेसिंग द एंटी डायूरेटिक सीक्रेशन और बाय इंक्रीजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन बाय द लीवर सेल्स। ये जो होता है डायूरेसिस है उसको कोज करता है। जिससे डायूरेसिस कैसे कोज होता है, ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको अपन दूसरा वेजोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन का जो फंक्शन होता है उसको सप्रेस कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से डायूरेसिस है वो कोज हो जाता है। जनरल इफेक्ट देखते हैं अपन, जिसमें सबसे पहले देखते हैं ऑन सीरियस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। फर्स्ट वन इज कोर्टिसोल इंक्रीज ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। कोर्टिसोल जो होता है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन जो होता है उसका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। एंजियोटेंसिनोजन एक एंजाइम होती है। ये जो एंजाइम जो होती है वो लंग्स से प्रोड्यूस की जाती है। ये जो एंजाइम होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसका क्या रोल होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक रास सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जो पूरा सिस्टम है वो एक मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। तो जो एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम होता है उसका मेन रोल होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। तो कोर्टिसोल जो लेवल है, कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, इंक्रीज सेंसिबिलिटी ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल्स टू नोर एड्रेनलिन एंड एड्रेनलिन। ये जो होता है कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है, जो ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनके लिए सेंसिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है नोर एड्रेनलिन के लिए और एड्रेनलिन हार्मोन के लिए। अब अपन देखते हैं ब्लड सेल्स पे इसका क्या एक्शन होता है। सबसे पहले इंक्रीज़ द प्लेटलेट काउंट, जो प्लेटलेट काउंट को बढ़ा देता है। डिक्रीज़ ब्लड क्लोटिंग टाइम, ब्लड क्लोटिंग टाइम को डिक्रीज़ कर देता है। WBC काउंट को इंक्रीज़ कर देता है। डिक्रीज़ लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, जो लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल और बेसोफिल जो इनके काउंट को डिक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज़ न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड RBC काउंट। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और RBC काउंट को इंक्रीज़ कर देता है। अब अपन देखते हैं ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट शो करता है। फर्स्ट पॉइंट इज लो कोर्टिसोल लेवल कोजेज रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया एंड इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट। अगर कोर्टिसोल का लेवल अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से रेस्टलेसनेस अराइज होता है, इंसोम्निया और पर्सन है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। क्यों? जो कोर्टिसोल है वो मेनली एक हाइपरग्लाइसेमिक नेचर का हार्मोन होता है। हाइपरग्लाइसेमिक मतलब ऐसा हार्मोन जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर कोर्टिसोल का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा तो डिक्रीज़ कोर्टिसोल की वजह से जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी नर्वस टिश्यूज़ के पास, जिसकी वजह से जो दूसरी कंडीशंस हैं जैसे कि रेस्टलेसनेस होगी, इंसोम्निया हो गया, कंसंट्रेट करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कोजेज एक्साइटेशन ऑफ द CNS। ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक्साइटेशन कोज करता है। मेनली जो नर्व इम्पल्सिस के जो कंडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑन GIT, इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड मे कोज ए पेप्टिक अल्सर। GIT पे इसका क्या इफेक्ट होता है, गैस्ट्रिक एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर इसलिए कोज करता है क्योंकि जो कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो गैस्ट्रिक सीक्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है। अगर गैस्ट्रिक सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर है जैसी कंडीशन है वो अराइज हो जाएंगी। अब अपन देखते हैं बोन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट शो होता है। फर्स्ट वन इज एक्सेस कोर्टिसोल में कोज डिफेक्ट
डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स। अगर कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से प्रोटीन मैट्रिक्स है उसके सिंथेसिस में डिफेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि अपन ने पहले भी देखा था, कोर्टिसोल क्या करता है, कोर्टिसोल जो होता है प्रोटीन के सिंथेसिस को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन करता है किसके लिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए। अगर कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से बोन जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर डिफेक्ट अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, इट डिक्रीज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के डिपोजिशन को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट वन इज इट इंक्रीज द लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन। ये जो होता है कैल्शियम का एक्सक्रीशन करवाता है यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट वन इज इट डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द GIT। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देता है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इन्फेक्शन पे, इन्फ्लामेशन पे और ट्रोमा पे कैसे इफेक्ट शो करता है। फर्स्ट वन इज लार्ज डोजेज ऑफ कोर्टिसोल डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज ड्यू टू इट्स डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन लिम्फोइड टिश्यू। अगर कोर्टिसोल का लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज़ का जो फॉर्मेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और जो लिम्फोइड टिश्यू हैं उन पे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है वो शो होगा। नेक्स्ट इज इट डिक्रीज टिश्यू रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया। जो टिश्यू का जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में, किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, उसको डिक्रीज़ कर देता है। इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, उसको शो करता है। इट इज़ एंटी एलर्जिक। ये एंटी एलर्जिक होता है। इट डिले वुंड हीलिंग। ये जो होता है वुंड हीलिंग को डिले कर देता है। अब अपन देखते हैं कॉमन थेरेपेटिक यूजेज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अभी ये देखते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकोइड का यूजेस कहाँ किया है, कौन सी कंडीशन के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड का यूज़ किया जाता है। सबसे फर्स्ट वन ब्रोंकियल अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, सार्कोइडोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, SLE, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस, सेरिब्रल इडिमा, स्किन डिजीज, होजकिंसन डिजीज। ये सब कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का यूज़ किया जाता है। अब इसके ग्लूकोकोर्टिकोइड से क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं वो शो हो सकते हैं, वो देखते हैं अपन। हाइपरटेंशन, फर्स्ट वन हाइपरटेंशन क्यों हो सकता है। हाइपरटेंशन क्यों? क्योंकि ये ब्लड वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करता है, हाइपर वॉल्यूमिया कोज करता है। इसकी वजह से अगर इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन है वो अराइज हो सकता है। पेप्टिक अल्सर और पैनक्रेटाइटिस क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन होते हैं उनको इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर है वो अराइज हो सकते हैं। नोक्चूरिया हो सकता है, पोलीयूरिया हो सकता है, इंसोम्निया, डिप्रेशन, साइकोसिस अराइज हो सकता है, एमनोरिया अराइज हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, कैटरेक्ट। ये सारी कंडीशन है जिससे ग्लूकोकोर्टिकोइड के एडवर्स इफेक्ट शो होते हैं। थैंक यू।